नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक, जबलपुर उत्तर विधानसभा से विधायक हैं डॉक्टर अभिलाष पांडे। अभिलाष जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब आपको देखता हूँ ना तो मुझे एक डायलॉग याद आता है, कमाल करते हो पांडे जी। मतलब फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हे मधुबन तेरा मधुमास बना रह जाएगा। कभी राजनीति में युवा मोर्चा के अध्यक्ष होते हैं, कुछ समय एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, कभी किसी समिति के सदस्य होते हैं, विधायक बन जाते हैं तो फिर विधायक की तरह काम करते हैं। लेकिन बाकियों का नहीं पता। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूँ, चित्त चरित्र और व्यवहार में लेश मात्र परिवर्तन नहीं आता। ये व्यक्तिगत है या भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग का प्रतिफल है? सबसे पहले तो नवीन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये अवसर मुझे दिया आपके साथ बात करने का। निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति के चाल चरित्र और चेहरा, ये तीनों चीज़ों में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो व्यवस्थाएं हैं जो समाज में अलग अलग दिशा पे संगठन देता है और उसी तरह से काम करते हैं। ये परिवार के अपने संस्कार भी हैं और पार्टी की अपनी रीति नीति भी है जो हमने सीखी है। इसलिए जैसे हैं वैसे ही हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। जो व्यवस्था, जो काम मिलता है, हाँ, उसको सबसे बेस्ट करने का प्रयास करते हैं और इसी दिशा पर काम कर रहे हैं। जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तमाम नवाचार किए यूथ से जुड़ने के। अब जनता की आवाज़ बनकर प्रदेश के सदन में हैं, विधानसभा में हैं। ऐसे कोई नवाचार जो बतौर विधायक आपने अपनी विधानसभा में किए हों? देखिए नवीन जी, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि यदि आपका कोई विज़न नहीं होगा तो आप अपने मिशन पे कामयाब नहीं हो सकते। मैं अपनी विधानसभा को 5S के कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है सुरक्षा, चौथा है सेवा। और चूंकि संस्कारधानी के हृदय स्थल का विधायक हूँ, इसलिए संस्कारों को लेकर भी काम कर रहा हूँ। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हम स्कूलों को भी स्मार्ट बना रहे हैं, टीचर्स को स्मार्ट बना रहे हैं। एक NGO लेकर आए हैं, बच्चों को स्मार्ट बना रहे हैं, स्कूलों का उन्नयन कर रहे हैं। एक संदीपनी स्कूल लेकर आ रहा हूँ। इसके साथ साथ स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पर हम संजीवनी क्लिनिक खोल रहे हैं। 208 प्रकार की दवाइयाँ हम वार्डों में निःशुल्क वितरित करते हैं। मेरा ये मानना है, शिक्षा और स्वास्थ्य ये सरकार की बेसिक जिम्मेदारियां हैं और उसका निर्वहन प्रतिनिधि के नाते हम कर रहे हैं। तो शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ हम सेवा पे भी काम कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में डेवलपमेंट के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं कर रहा हूँ। हम 14 सामुदायिक भवन बना रहे हैं, 16 उद्यान बना रहे हैं, 127 रोडें बना रहे हैं। ट्रैफिक को लेकर मेरी विधानसभा, चूँकि पुरानी विधानसभा है, शहर का हृदय स्थल है, इसलिए ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। इसलिए हम ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक ओवरब्रिज मुख्यमंत्री जी ने 301 करोड़ रुपए की लागत का मुझे दिया है, जो हम कृषि उपज मंडी से लेकर और ITI चौराहे तक उस ओवरब्रिज को बनाने के लिए बजट में प्रावधान भी आ गया है। अभी अभी हाल ही में गडकरी साहब ने, माननीय मोहन यादव जी ने और राकेश सिंह जी ने मिलकर हमको एक बड़ा रोपवे दिया है। अब आप ये सोचिए कि जबलपुर संस्कारधानी में वो फुहारा, लाडगंज, मालवी चौक का एरिया जिसमें ट्रैफिक से वर्षों से लोग परेशान हैं, वहाँ एक रोपवे बनेगा और रोपवे के माध्यम से हम ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे, जो 241 करोड़ रुपए की लागत का होने वाला। ये जो ओवरब्रिज बना है, ये भी मध्य प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें सबसे अनूठा है। उसके नीचे एक ऐसा परिकल्पना रही है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की। चूँकि मेरी इसके पहले कुछ ही महीने पहले मैंने PWD मिनिस्टर राकेश सिंह जी से भी बात की थी, तो उन्होंने भी इस बात में उल्लेख किया था कि क्षेत्रीय विधायक भी उसके लिए बहुत चिंतित थे। लगातार इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें नीचे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हैं और सौंदर्यीकरण भी है, उसके विषय में ज़रूर जानना चाहूँगा।
देखिए, अभी जो हमारे यहाँ ओवरब्रिज बना है वो प्रदेश का सबसे बड़ा ओवरब्रिज है, फ्लाईओवर है, जो LIC से स्टार्ट होता है, एक तरफ महानंदा से स्टार्ट होता है और दमोह नाके में जाके ख़त्म होता है जी। ये लगभग 6 किलोमीटर का एरिया मेरे विधानसभा के अंदर कवर करता है, जिसके कारण हमको ट्रैफिक से बड़ी निजात भी मिली है। और ये बड़ा सपना था जिसके पीछे हमारे वर्तमान में जो आदरणीय PWD मिनिस्टर हैं उनने बहुत उनके प्रयास भी रहे हैं और उसमें सफलता भी मिली। और आदरणीय गडकरी जी ने जब इसका उद्घाटन किया तब ये एक जबलपुर के लिए एक सपना हुआ करता था कि कभी इस तरह का भी फ्लाईओवर जबलपुर में बन सकता है। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, मैं तो ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ कि ये बड़ा हिस्सा हमको मिला है जिससे हमारा बहुत सारा ट्रैफिक हमारा ठीक हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में उससे लोगों को लाभान्वित भी लोग होंगे। जो ट्रैफिक की बड़ी समस्या थी उससे लोग बचेंगे। और ये आधुनिक तकनीक का एक बड़ा ओवरब्रिज है जिसका मुझे लगता है कि जिसकी स्टडी करके अन्य जिलों में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसीलिए ये हमको एक बड़ी उपलब्धि हमको मिली है। अब चूँकि आप युवा मोर्चा संगठन के मुखिया के तौर पर आपने काम किया है तो संगठन को बहुत बारीकी से समझते हैं। जो राकेश सिंह जी हैं वो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन से सरकार का सफ़र तय कर लिया, अभी आप सरकार के एक अंग हैं चूँकि विधायक हैं, तो संगठन का अपना एक दायित्व होता है और जब सरकार होती है तो एक दायित्व और अलग हो जाता है। संगठन में आप बहुत सीमित रहते हैं कि भाई आपका संगठन है, आपके लोग हैं, लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो विपक्ष भी आपका है, विरोधी भी आपका है। जो समरसता का सही मूल्यांकन तो सरकार का अंग बनने पर ही होता है। तो क्या अभिलाष जी चला पा रहे हैं उतने प्रेम से? देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ और जनता से भी आग्रह करता हूँ कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तब हम किसी न किसी दल के बैनर के अंदर ही चुनाव लड़ते हैं। फिर जब चाहे विधायक हो, सांसद हो, इवन पार्षद भी हो, ये सारे उन सारी जनता के प्रति उनकी जवाबदारी है। जैसे मेरे यहाँ 2,41,000 के लगभग मतदाता हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि वो सारे हमारे हैं और जिनने हमको वोट दिया उनके लिए तो चिंता करनी ही करनी है, लेकिन किसी कारण से कोई वोट नहीं भी हमको मिला, उस क्षेत्र का भी विकास करना हमारी जिम्मेदारी है। और चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी से सीख कर आए हैं, इसलिए जो मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, तो निश्चित तौर पर मैं अपनी विधानसभा में इसको इम्प्लीमेंट भी करता हूं। और साथ ही एक विषय हमेशा ध्यान रखता हूं कि मैं मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य विधानसभा से विधायक तो हूं, लेकिन मैं मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य भी हूं। इसलिए प्रदेश भी हमारी जिम्मेदारी है, उसके विकास के मॉडल के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। अभी आपने देखा कि मैंने विधानसभा के पटल पे मैंने संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन की बात की और आपने अपने जो स्पीचेस हैं और वो विधानसभा में संस्कृत में ही दिए जी। तो मैं खैर विघ्न संतोषी तो हर जगह हैं, तो वो सबका अपना अपना नज़रिया है। विघ्न संतोषियों ने कहा कि ये अटेंशन सीकिंग एफर्ट है, मूलतः कुछ ना कुछ रहा होगा गंभीर, जितना मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको जानता हूँ। तो संस्कृत में देना क्या अटेंशन सीकिंग थी या वाकई में संस्कृत के प्रति गंभीरता से ध्यानाकर्षण था? देखिए, मैं जब आपने मुझे देखा होगा, जब मैंने विधानसभा में पहले दिन प्रवेश किया तब मैं राम भगवान के मंदिर की प्रतिकृति लेकर और धोती कुर्ते पे और संस्कृत पे ही मैंने शपथ ली। अब चूंकि शिक्षक का बेटा हूँ, माता पिता दोनों टीचर हैं और पिताजी तो हमारे संस्कृत भी पढ़ाते हैं, तो कुल मिलाकर संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए मैंने बात रखी और मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति मांगी कि संस्कृत का संरक्षण है इसलिए संस्कृत में ही देना चाहिए। उन्होंने मुझे अनुमति दी और मैंने संस्कृत भाषा में रखा और उसका माननीय मंत्री जी ने भी संस्कृत में उत्तर दिया। अच्छा वो है संयोग, कहें इसको संयोग और सुयोग ही है कि जब आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तो नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रदेश अध्यक्ष थे। आपने जैसे ही विधानसभा का रुख किया तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो, तो बेहतर एक कोऑर्डिनेशन तो हमेशा से, हालांकि वो वरिष्ठ नेता हैं, सबके साथ बहुत सहजता से अपने कोऑर्डिनेशन के लिए वो जाने जाते हैं, बहुत समन्वय के साथ वो आगे चलते हैं। लेकिन चूंकि आपने तो उनके उसमें भी काम किया है संगठन के मुखिया के तौर पर, उनके मार्गदर्शन में, अब वो चूंकि विधायकों के मुखिया हैं, जनप्रतिनिधियों के मुखिया हैं, तो जिस प्रकार का रिस्पॉन्स उनसे मिलता है या जो एक विधानसभा में जो अनुभव मिलते हैं,
संगठन में और सरकार में क्या अलग पाते हैं आप? नरेंद्र सिंह जी का खूब मार्गदर्शन मिला है, सानिध्य मिला है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में यदि कहूँ तो एक वो विजनरी नेता भी हैं और वो कार्यकर्ताओं के बारे में चिंता भी करते हैं। ये हालांकि बीजेपी के जो सीनियर जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। मैं तो युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था, उपाध्यक्ष, महामंत्री, फिर प्रदेश अध्यक्ष रहा 5 साल 8 महीने तक। तो निश्चित तौर पर वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कार्यकर्ता का विकास कैसे होना चाहिए। दूसरा, कार्यकर्ता की लाइन लेंथ ठीक होनी चाहिए। तो मुझे ये अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। तो इसीलिए जब हम काम करते हैं तब काम के दौरान उनका सानिध्य और मार्गदर्शन तो हम लोगों को मिलता ही है, लेकिन कई चीज़ें नवाचार सीखने का भी अवसर मिलता है। जैसे मैंने, आपको ध्यान होगा, इस बार मैंने उनसे एक आग्रह किया कि ग्वालियर के अंदर कुछ जाट समाज के लोगों में अनरेस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि ग्वालियर का जो किला है वो किला कहीं ना कहीं किसी होटल या बाकी चीज़ों में तब्दील होता है, ये भ्रांति फैलाई गई थी कहीं से। तो मैंने ग्वालियर का किले के विषय में मैंने जब ये प्रश्न उठाया, तब आप ये सोचिए कि पूरे ग्वालियर चंबल में आश्चर्य था कि अभिलाष पांडे जबलपुर का विधायक है और ग्वालियर के विषय में बात कर रहा है। तो मैं जो ये बात कहता हूं ना कि हम विधानसभा के भी सदस्य हैं, इसलिए उस दिशा पर काम करना चाहिए। जैसे आपको ध्यान होगा, मैंने डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम पे एक प्रश्न उठाया जिसको सारा नेशनल मीडिया फ्रंट पे लेकर गया आपने। ठीक बात। तो ये ऐसे विषय हैं, ऐसे इश्यूज हैं जो हमको हमेशा बीच बीच में राइज करने पड़ते हैं, और वो हमको अपने विधायक होने के नाते ये अपने क्षेत्र का विकास तो करना है, लेकिन बाकी विषय भी हमारे विषय के हो सकते हैं। पुनः संस्कृत वाले पे तो वो संस्कृत के पीछे की मंशा, संस्कृत के पीछे की मेरी मंशा सिर्फ इतनी थी कि आपने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के प्रधानमंत्री जी लेकर आए। मध्य प्रदेश राज्य सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इंप्लीमेंट करने वाला राज्य बना। मध्य प्रदेश में 10th और 12th के बाद हिंदी और इंग्लिश तो अनिवार्यता की भाषा है, लेकिन उसको व्यावसायिक भाषा के साथ संस्कृत को रिप्लेस कर दिया गया है। मेरा यह मानना है कि संस्कृत भी वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत भी व्यावसायिक भाषा है। आप हस्तरेखा क्या है, ये एक व्यावसायिक उपक्रम है। पूजा पाठ पद्धति क्या है, ये व्यावसायिक उपक्रम है। तो संस्कृत से व्यावसायिक चीजें भी उत्पन्न की जा सकती हैं, लेकिन व्यावसायिक भाषा के साथ उसको रिप्लेस करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी प्राकृत और देवनागरी भाषा है जिसके बारे में आपको ध्यान होगा, जब सुपर कंप्यूटर बना तब ये बात चर्चा में आई कि इसकी लैंग्वेज क्या हो। तब लोगों ने कहा कि संस्कृत इसकी भाषा हो, क्योंकि संस्कृत जैसी बोली जाती है, वैसी लिखी जाती है, वैसे उसका अर्थ निकलता है। तो ये मेरे जहन का विषय था। मैं अपने विधानसभा के अंदर एक संस्कृत महाविद्यालय है, उसकी भी लड़ाई लड़ रहा हूं कि वो लोकनाथ संस्कृत महाविद्यालय का उन्नयन होना चाहिए। और संस्कृत हमारे आध्यात्मिक चेतना और पूजा पद्धति का भी बड़ा एक लैंग्वेज है, तो वो सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक व्यावसायिक उपक्रम भी हो सकती है। इसलिए मैंने उसके संवर्धन की बात की है। देखिए, समय चक्र के साथ राजनीति का भी पहिया घूमता है, और सिर्फ पहिया नहीं घूमता है, राजनीति की दिशा और दशा भी बदलती है। एक समय पैटर्न बदलते हैं, जो सेट पैटर्न है। एक समय होता था कि एक वरिष्ठता के क्रम के आधार पर ही कि ये 10 बार के विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं, 3 बार के मंत्री हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो सेट पैटर्न तोड़े। चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जो वरिष्ठता के क्रम में कहीं मध्यम क्षेत्र में वो उनका स्थान है। राजस्थान में तो बिल्कुल ही नवोदित कार्यकर्ता को पहली बार के विधायक हैं। खंडेलवाल जी को भी वो अध्यक्ष बनाया तो एक आंचलिक या क्षेत्रीय कार्यकर्ता को प्रादेशिक स्तर पर ले गया। ये कार्यकर्ताओं के लिहाज से मैंने जितने लोगों से बात की, सबको एकदम सबकी आंखें चमकने वाली बात है कि नहीं, यहाँ मतलब कार्यकर्ताओं की लॉटरी निकल जाती है। कार्यकर्ता यहाँ ये नहीं है कि एक परंपरा, एक परिवार से आने वाला व्यक्ति या एक बड़ी परंपरा का निर्वहन करने वाला व्यक्ति कि पीढ़ी दर पीढ़ी 10 पीढ़ी से चली आ रही है तो वो ही बनेंगे। आपको टिकट भी मिला है तो आप विधायक हैं, तो जो नए विधायक हैं या पहली बार के मंत्री हैं या संगठन में जिनके पास कोई दायित्व है, यहाँ किसी को ये पता नहीं है कि कब उनको क्या अवसर मिल जाए। ये जो चीज़ है, इसने कहीं स्ट्राइक किया है दिमाग पे कि नहीं, यहाँ तो बेहतर हो सकता है। हालांकि आप लोग ऐसा भी करते हैं, नहीं भी मिले तब भी करते रहते हैं, लेकिन इस बात से क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है।
और अभिलाष पांडे उसका स्वतः एक उदाहरण है कि एक शिक्षक परिवार का बेटा और माता पिता दोनों टीचर हैं, बहुत सामान्य परिस्थिति से निकले हैं, लेकिन पार्टी ने अवसर दिया तो युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष तक का दायित्व दिया। उसके बाद आपको ध्यान है कि 16 दिन पहले जो लास्ट टिकट आई उसमें जो लिस्ट डिक्लेयर हुई उसमें मुझे उत्तर मध्य का प्रत्याशी बनाया गया। पार्टी को ये विश्वास था कि अभिलाष यूथ के बीच में काम करता है, जनता के बीच में लगा रहता है, तो परिणाम सुखद होंगे। और कार्यकर्ताओं ने भी ये महसूस किया कि ये हमारे जैसा सामान्य कार्यकर्ता है, इसलिए उन्होंने पुरजोर मेहनत की और पूरी विजयश्री कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और जनता के आशीर्वाद से संभव हो पाई। निश्चित तौर पर जैसे मध्य प्रदेश में आपने बात कही कि डॉक्टर मोहन यादव जी एक बहुत सामान्य परिवार के हैं और आप देख रहे हैं कि जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो आज डॉक्टर मोहन यादव औद्योगिक विकास वर्ष के रूप से मध्य प्रदेश के विकास के मॉडल पर काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा की सबसे खूबसूरती की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने काम के आधार पर अपने विकास के मॉडल को निर्धारित करती है। और आज के दिन में मैं आपके माध्यम से इस बात को स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जनता का विकास का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो दीनदयाल उपाध्याय की पद्धति पर काम करता है। मैं हर कार्यकर्ता को आपके माध्यम से ये कहना भी चाहता हूं कि आप कठोर परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा तक संगठन की विचारधारा के साथ काम करिए। वो अवसर जरूर आएगा जब पार्टी अपने आप आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में संभव है। अब चूंकि आपने डॉक्टर मोहन यादव जी का जिक्र किया तो बतौर मुख्यमंत्री, जैसे एक कांग्रेस के उसमें था शासनकाल में, हालांकि वो 1.5 वर्ष का शासनकाल था, लेकिन 1.5 वर्ष के शासनकाल में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम थी, चाहे वो विभागीय मंत्रियों की हो, विधायकों की हो या पार्टी के कार्यकर्ताओं की, टाइम नहीं मिलता था। ये था कि भाई जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उनसे टाइम नहीं मिलता, बहुत जल्दी वो चलो चलो कह देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, उसको एक भाषा में ऐसा कह सकते हैं। तो मोहन यादव जी से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है बतौर मुख्यमंत्री? कैसे उनका, अगर मैं कहूँ कि उनका आप एक विधायक के तौर पर मूल्यांकन करिए, क्योंकि विधायक दल के वो नेता हैं, मुखिया हैं आपके वो सदन में। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और सुलझे हुए व्यक्ति होने के नाते काम कर रहे हैं। और मैं तो आपके पास आने से पहले वहीं से होकर आ रहा हूं और साथ में रोटी भी खाकर आ रहा हूं। जी जी। तो ये समय अवसर वो मुझे देते भी हैं और मुझे लगता है कि जो हमारे विधायक हैं उनसे वो बात भी करते हैं। और उनने एक अभी पूरे क्षेत्र में एक कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया है कि हर विधानसभा तक वो पहुंच भी रहे हैं और निश्चित तौर पर जब भी समय मांगते हैं वो देते हैं। और जो भी विकास की बात करते हैं, जैसे मेरा जैसे छोटा सा विधायक एक मैं, मुझे पहले दिन जब मोहन यादव जी जबलपुर आए, मैंने उनसे सिर्फ इतना निवेदन किया कि मैंने बोला, भाई साहब ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, एक ओवरब्रिज चाहिए। उन्होंने सीधा पलट के मुझे देखा और कहा कि ITI से लेके दीनदयाल तक ओवरब्रिज दूंगा। और जब उसका हमने पूरा बजट के अंदर प्रावधान आया तो वो 301 करोड़ रुपया की लागत का, 2.5 करोड़ तो विधायक की विधायक निधि होती, लेकिन इतना अवसर उनके माध्यम से मिलता है। मैं ये मानता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी खुद लंबे समय तक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहे हैं और वो इस बात की गंभीरता को भी समझते हैं, इसलिए हम लोगों को समय भी मिलता है, विकास की बात भी करते हैं। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि हमने उनको ये काम बताया है और त्वरित रूप से काम होने के बाद उनके ऑफिस से भी फ़ोन आता है कि बोले ये काम हो गया और उसके फॉलोअप भी लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत बेहतर तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों की बात भी सुन रही है और काम भी कर रही है। विपक्ष के आरोप, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार कह रहे हैं कि पूरी सरकार फेल है, उसमें आप भी हैं, मतलब तो वो तो सिरे से खारिज करते हैं। देखिए, वो तो कई बार ये भी कहते हैं कि अब हमारी सरकार बनेगी, हमारा आगे आके ये होगा। तो मैं तो यही कहता हूं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। नहीं, ऐसा आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये दिल बहलाने वाली बात है? वो थोड़ा सा तो वो तो प्रॉपर टोन में अधिकारियों को भी समझा रहे हैं। उन्होंने कहा भी था, हालांकि उनकी भाषा में कोई शब्द संयोजन गलत हो गया होगा, कि जो लोग चड्डी पहने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की या संघ की, वो बटन लगा लें, ऐसा उन्होंने अभी बोला, कुछ ही दिन पहले आपके संज्ञान में आया होगा। हाँ, मुझे कई बातें उनकी संज्ञान में आती हैं और कई बार उनकी भाषा शैली भी ध्यान में आती। तो देखिए, ये तो कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन मैं आपको फिर दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है, ये पूरे विज़न के साथ सरकार चल रही है और आने वाले भविष्य की दृष्टि से सरकार चल रही है।
इस सरकार का मॉडल औद्योगिक विकास है, उस दिशा पर हम अभी पूरा वर्ष, आप सोचिए कोई मुख्यमंत्री रीजनल कॉन्क्लेव करते हैं, फिर जीआईएस करते हैं, क्षेत्रीय अलग अलग पहली कॉन्क्लेव बार होती है। रीजनल कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट हुआ मोहन यादव जी के कार्यकाल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रीजनल में संस्कार धानी को वहां भी हुआ है जबलपुर। बिल्कुल, जबलपुर में भी रीजनल कॉन्क्लेव हुआ। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जो ध्यान में आता है औद्योगिक विकास की दृष्टि से, कि रॉ मटेरियल्स जिन क्षेत्रों में जिस चीज की बहुतायत है, आप देखिए कि चाइना ने अपने आप को डेवलप कैसे किया, उसने क्लस्टर्स बनाए, उन क्लस्टर्स पे अपने आप को डेवलप किया। तो मध्य प्रदेश की क्या क्या चीजों की संभावनाएं हैं, उस क्षेत्र में के अनुकूलता के हिसाब से कौन से ऐसे व्यापार हो सकते हैं। आप आज देखिए एनडीडीबी के माध्यम से दुग्ध उत्पादन के लिए कितना बड़ा काम सरकार कर रही है। ये सरकार का विजनरी लीडरशिप है। इसके साथ साथ रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, कहीं बंबई जा रहे हैं, कहीं अलग अलग जगह कॉन्क्लेव कर रहे हैं और रीजनल कॉन्क्लेव करके वहां के रॉ मटेरियल्स के साथ काम कर रहे हैं। ये सरकार का अपना विजन है। जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस की नीति, नियत, नारा और नेता जनता ने नकार दिए हैं और जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस आएगी तो वही पुरानी बातें याद आ जाएंगी। जब मध्य प्रदेश में ये नारा लगता था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लाल बत्ती में, वो पूरे प्रदेश की जनता मोमबत्ती में। लेकिन आज मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। सड़कें आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जल की सुविधा देखिए, 7.5 लाख हेक्टेयर से 53 लाख हेक्टेयर पे आ गए, 1 करोड़ हेक्टेयर तक हमारा वादा है। किसान की समृद्धि देखिए, युवाओं के लिए स्किल्ड यूथ खड़ा कर रहे हैं, युवाओं को नया नवाचार के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसी सारी चीजें हैं जिसको मुख्य प्रधानमंत्री कहते हैं ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इनके संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक आपके ज्ञान को कोरा ज्ञान बता रही है कांग्रेस। राहुल जी कह रहे हैं कि संविधान की हत्या कर रहे हैं आप लोग, लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की बात, जब संविधान की बात राहुल गांधी करते हैं तो बड़ा दुख होता है। संविधान के निर्माता के रूप से जिस तरह से जो बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कही जाती है, मैं राहुल गांधी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उनके पंचतीर्थ किसने बनाए? जन्मस्थली महू, दीक्षा स्थली नागपुर, शिक्षा स्थली लंदन, अंतिम सांस जहां ली दिल्ली, और जहां उनका महानिर्वाण हुआ वो स्थान मुंबई, जिसको चैत्र भूमि कहते हैं। ये 5 तीर्थ स्थल तो हमने बनाए। आप किस संविधान की बात करते? संविधान की हत्या जितने बार भी की कांग्रेस ने की। 1974 क्या था? इमरजेंसी के समय का विषय क्या था? क्या वो संविधान की हत्या नहीं थी जब उठा उठाकर घरों से लोगों को बंद कर दिया गया? संविधान को कुचलने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है, लेकिन संविधान की रक्षा और संविधान को आगे लाकर और उसके शपथ के रूप से कोई काम करता है तो वो देश की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है वो तो डिक्लेयर्ड था, आप लोग तो अघोषित अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी फ्रेम किए हुए। आज आप बताइए, पूरा देश खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, सड़कें अच्छी बन रही हैं, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किस बात का आप कह रहे हैं कि संविधान को कुचला जा रहा है? वो कहते हैं कि आपकी सरकार में दलित और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और इस प्रकार के मतलब तो ये भी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना वगैरह तमाम सारे कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। राहुल जी जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली और न्याय यात्रा निकाली, तब से उनके कॉन्सेप्ट तो चेंज हुए। देखिए, उनको हो सकता है किसी ने राय दी होगी, लेकिन मुझे नहीं, अभी भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको किसी ने राय दी होगी? आप भारतीय जनता पार्टी वाले ये कभी मानते ही नहीं है कि नहीं उनको ऐसा एक्सपीरियंस आ गया होगा। नहीं, मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी जी स्वप्रेरणा से कुछ काम कर रहे होंगे, उनको इस तरह की बातें लोगों ने बताई होंगी। मुझे तो दुख इस बात का होता है जब राहुल गांधी जी देश के बाहर जाते हैं और देश के बाहर वो ये कहते हैं कि देश का अल्पसंख्यक समाज, जिसको उन्होंने सिखों के बारे में कहा था कि उन लोगों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, उन्हें परेशान किया जाता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस देश के किसी एक भी सिख से पूछना चाहता हूँ कि आपको कब किसी ने इस बात के लिए परेशान किया कि आप अपने जो 5 चीज़ें वो रखते हैं उनमें से किसी एक चीज़ के लिए आपको रोका गया हो? ये इस देश में संभव नहीं है। एक और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं और एक और नेता प्रतिपक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों में अंतर आप इस बात से समझ सकते हैं कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की एक बड़ी बैठक है जिसका नेतृत्व आदरणीय अटल बिहारी जी आपको करना है,
पूरे प्रदेश की मीडिया ने, देश की मीडिया ने उसको छापा। और जब वो वहां गए तो अपनी सरकार के बारे में उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। तब लोगों ने कहा कि माननीय अटल जी, आप तो जब सदन में रहते हैं तो आप सत्ता पक्ष के इतने विरोधी होते हैं, जिनकी सरकार है, आप यहां विदेश में आकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। तब अटल जी ने जो बात कही वो एक बड़प्पन की पहचान है। उन्होंने कहा कि मैं अपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा भारतीय जनता पार्टी 11 अशोका रोड कार्यालय में छोड़कर आया हूं और यहां मैं देश का ध्वज थाम कर आया हूं, इसलिए राष्ट्रीयता की बात करता हूं। नहीं, तो वो ये अंतर है। वो कह रहे हैं राष्ट्रीयता की बात तो तब करें जब चीजें ईमानदारी से चल रही हों। हालांकि अभी ईवीएम कुछ समय तक बड़ा सेंसिटिव रहा, ईवीएम सेंसिटिव रहा, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि आप लोग वोट चोरी कर रहे हो, और एक नारा भी दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, ईवीएम तो हमेशा सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि ईवीएम का नाम ही एवरी वोट फॉर मोदी है। और जब ईवीएम की मशीनें खुलती हैं तो अपने आप मोदी जी की अब ये बात कह के और आप एवरी, मैं तो आज भी कहता हूं कि ईवीएम का मतलब एवरी वोट फॉर मोदी। जब भी वो ईवीएम खुलेगी तो निश्चित तौर पर कमल के फूल खिलेंगे। वो इसलिए खिलेंगे क्योंकि विकास के मॉडल के साथ जनता खड़ी है। जनता ये जानती है कि 10 साल 2014 के बाद से लेकर अभी तक के कालखंड को यदि आप तराजू पर तौल दें और आजादी के बाद से लेकर कांग्रेस को तौल दें, भाजपा का पलड़ा भारी होगा। और पूरे देश की जनता, चाहे युवा हो, किसान हो, गरीब हो, अन्नदाता हो, महिला हो, नारी शक्ति और युवा, बुजुर्ग, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो 2047 तक विकसित भारत के विजन की बात कर रहे हैं, मतलब 2047 तक तो आपने ऐसे एक बना ही लिया कि यहाँ तक तो हम ले जाएंगे देश को, मतलब खुद पर भी भरोसा है कि यहाँ तक तो आप चलोगे। तो 20 साल कोई स्कोप नहीं है किसी के लिए, अभी तो सब 25 ही चल रहा है, बल्कि 22 साल। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये विजनरी लीडरशिप इसको कहते हैं कि हम 2027 के समय का भारत कैसा होगा। मैं अपनी विधानसभा के आज से 25 साल के बाद के विजन को लेकर काम कर रहा हूं कि हम कैसा काम करेंगे। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की बात की है। आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हम अपने यहाँ के ट्रेंड को समझेंगे, अपने यहाँ की चीज़ों को आगे लाने का काम करेंगे। ये विजन है। अभी हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, स्व का भाव की बात कर रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, स्वदेशी के रूप से हम अपने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात कर रहे हैं, और उसी पर मोदी जी बहुत फोकस हैं। और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर, सशक्त भारत और समृद्ध भारत बनाने की बात 2047 का जो विजन है, उस पर निश्चित तौर पर यह देश समृद्ध, शक्तिशाली और सशक्त भारत बनेगा। और मैं आपको फिर कहता हूं कि भारत आने वाले समय में जिस तरह की बात आपको ध्यान होगा, स्वामी विवेकानंद के जन्म के समय एक बात कही गई थी कि स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। उसके 150 वर्ष के बाद आने वाला समय भारत का होगा। यह बात उनके गुरु ने उनके जन्म के समय कही थी। आप देखिए, 18वीं शताब्दी मुगलों की थी, 19वीं शताब्दी अंग्रेजों की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, और 21वीं शताब्दी भारत की होगी। यह दावे के साथ कहता हूं कि 2047 में भारत माता फिर से अंगड़ाई लेकर खड़ी होगी और हम विश्व गुरु की ओर अग्रसर होंगे। तो हार के दुख का एहसास नहीं, जीत का भी उन्माद नहीं, आशाएं सब पूरी होंगी, अभिलाषाएं पूरी होंगी, ऐसा भी कोई विश्वास नहीं। ये अपने कर्मों को बुनते छोटे से ताने बाने हैं, ये जलने वाले दीप नहीं, जलने वाले परवाने हैं। जहाँ भी रोशनी होगी वहाँ जान लुटाएंगे। ऐसा नहीं है कि जलो तो चिराग की तरह, चिराग पे भी कुछ परवाने झूमते हैं, रोशनी के लिए भी तो कुछ परवाने चाहिए जो रोशनी को जिंदा रखें, जो महफिल को जिंदा रखें। तो राजनीति की रोशनी में इस प्रकार के जनप्रतिनिधि, इस प्रकार के परवाने बेहद ज़रूरी हैं, भले ही फिर वो किसी भी दल के हों, क्योंकि इनके दिल जो है वो बड़े उम्दा क्वालिटी के हैं। तो एक बहुत अच्छा इंटरव्यू अभिलाष जी फिर से आपके साथ हुआ। हो सकता है अगली बार मैं एक नए फ्रेम में आपको मिलूं एक नए उत्तरदायित्व में। हो सकता है कोई एक इंटरव्यू युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हुआ है, एक इंटरव्यू सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर हुआ है, एक इंटरव्यू विधायक के तौर पर हुआ। ईश्वर करे एक इंटरव्यू और किसी और ओहदे पर हो। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।